हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इससे पहले मैंने जो लोग भी यूपी टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीवाई क्यूज़ लेके आएंगे। ये क्वेश्चंस हमारे जो थे सी टेट में और यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो इससे पहले जो मैंने 15 क्वेश्चंस करा चुकी हैं, इसकी फर्स्ट वीडियो में सेकेंड वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 16 से क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से, तर्क मतलब तार्किक रूप से यानी कि रीजनिंग के तरीके से तर्क लगा के सोचना शुरू करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं उसे? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो थी वो हमारी किसने दी थी? ये सारी अवस्थाएं हमारी किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। किसने दी थी? पियाजे ने दी थी हमारे। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहले इन्होंने संवेदीकात्मक या फिर संवेदन प्रणोद अवस्था बताई थी। दूसरी इन्होंने बताई थी पूर्व क्रियात्मक अवस्थाएं। तो पहली ये बताई थी, ठीक है। दूसरी हमारी ये बताई थी और तीसरी हमारी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय होता है वो हमारा कितना होता है? 7 से कितना होता है? 11 होता है। इसका अगर इसका के समय की बात करें तो 0 से 2 होता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये हमारा होता है 2 से कितना होता है? 7 होता है। 2 से 7 होता है। और लास्ट में हमारा आ जाता है औपचारिक अवस्था। क्या आती है? औपचारिक अवस्था। इसका जो समय होता है वो हमारा होता है 11 से 15। कितना होता है? 11 से 15 अवस्था होता है। तो वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या फिर किसी वस्तु के बारे में सोचता है या फिर घटना के बारे में तर्क लगा के सोचना शुरू कर देता है, तो वो अवस्था हमारी कौन सी कहलाती है? तो हमारी वो अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। अभी मैंने बताया आपको पियाजे के द्वारा 4 बच्चों की बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को पहचाना गया था। तो किसके द्वारा पहचाना गया था? यहाँ पे हमारा पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में जो अभिभावक हैं, अभिभावक मतलब पेरेंट्स हैं, अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अल्पवयस्क बच्चे हैं तो उनके अधिगम मतलब लर्निंग या फिर जो सीखना होता है उसमें जो अभिभावक हैं उनकी कैसी भूमिका, उनका कैसा भूमिका होनी चाहिए? तो उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? हमारी अग्रसक्रिय होनी चाहिए। तो इस अवस्था में बच्चे को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता होती है। बच्चों को सिर्फ निर्देशन ही नहीं दिया जाता बल्कि उनको परामर्श भी देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहे हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे उनके संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है तो वो कहाँ किया जा सकता है? हमारा कहाँ? विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ? विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में क्या किया जाता है? विवेचित किया जाता है। तो विवेचित किया जाता है तो इसमें क्या क्या किया जाता है? डैश को। तो यहाँ पे वो बताना है किसे जो है क्या किया जाता है? विवेचित किया जाता है। तो किसे किया जाता है? छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। किसना? छात्रों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षण जब हम क्या करते हैं, शिक्षण जब प्रभावशाली होता है, हमारा शिक्षण जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण जो है हमारा टीचिंग जब प्रभावशाली होगी, जब कक्षा में समय समय पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होगी? बातचीत होती है। तो तब हमारा जब हम ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, अपने बारे में कुछ ना पूछ रहे हैं ना हम उन्हें बता रहे हैं, तो क्या है इससे जो है शिक्षण हमारा क्या होगा? प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन क्या होगा? जब समय समय पर बच्चों से हमारी क्या होगी? बातचीत होती है, तो वो हमें उनके बारे में पता चलता है और उनको हमारे बारे में पता चलता है। इससे क्या होता है? हमारा शिक्षण जो होता है, टीचिंग जो होती है वो क्या होती है? वो प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहे हैं कि कक्षा में यानी कि क्लासरूम में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का जो इंटरेस्ट है, जो भी उनका इंटरेस्ट है उसको बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित क्या है? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनसे क्या करना है हम? तो उनको उन बच्चों की रुचि को, इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उचित क्या है? तो बच्चों से क्या करना चाहिए? हमारा प्रश्न पूछना। तो कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या होता है? ये होता है कि छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित, जो बच्चों को पढ़ाया है, जो उन्हें प्रीवियस नॉलेज है, उसके ज्ञान से संबंधित क्या करें? हम प्रश्न पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे हैं कि 22 कि विद्यार्थियों विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को छात्रों के लिए क्या होता है, प्लेग्राउंड भी होता है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इससे क्या होता है खेलना उचित, तो ये क्या करता है, सहयोग और संतुलन का विकास करता है। जब सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं तो उसमें क्या आता है, सहयोग आता है और संतुलन आता है। तो खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व करने की क्षमता के गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। तो हमारा क्या है, कह रहे हैं कि जो परिवार है, परिवार जो भी हमारी फैमिली है वो क्या है, एक साधन है। तो परिवार जो है वो किस तरीके का एक साधन है, वो हमारा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। यहाँ पे बच्चे को इनफॉर्मल तरीके से मतलब शिक्षा मिलती है। कोई भी मतलब ये नहीं होता है, टाइम होता है या फिर कोई भी क्लास लेना पड़ती है, इस तरीके से नहीं ले बच्चा जो होता है अपनी फैमिली के साथ किसी भी वक्त किसी भी टाइम कुछ भी सीख सकता है। तो ये हमारा क्या है, परिवार को क्या माना गया है, एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन माना गया है। पर स्कूल को क्या माना जाएगा, तो यहाँ पे अगर औपचारिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्कूल आ जाएगा। ये हमारा क्या है, में आ जाएगा, औपचारिक शिक्षा के साधन में आ जाता है। तो क्या है, बालक का प्रथम विद्यालय क्या होता है, परिवार होता है, और माता पिता जो होते हैं उनके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक, यहाँ पे एक टीचर की बात हो रही है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य, जो हमारे सोशल वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं, उनको मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरीके से एक शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों में जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनको किस तरीके से विकसित कर सकता है, तो किससे विकसित करेगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। कैसे आदर्श रूप से हम क्या करेंगे, उनके साथ बर्ताव करेंगे। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके, हम एक शिक्षक है, अगर हम बच्चों को सामने अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इससे छात्रों में क्या, छात्र क्या होते हैं, शिक्षक को ही देखकर सीखते हैं। तो उनसे क्या होता है, तो सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25 है, कहने के एक शिक्षक, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक शिक्षक है, एक टीचर है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये महत्वपूर्ण उसके लिए क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यहाँ पे क्या करेगा एक शिक्षक, अगर शिक्षक जो है छात्रों की कठिनाइयों को दूर नहीं कर पा रहा है तो वो एक टीचर मतलब वो अच्छे तरीके से टीचिंग नहीं कर पा रहा है। तो एक शिक्षक का के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि, कारण ये है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है कि विद्यार्थियों की जो भी कठिनाइयाँ समस्याएं उनको दूर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे हैं कि आप एक अति सक्रिय, आप क्या हैं, आप जो है एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लगाएं। एक बालक है जो एक्टिव नहीं है, अति सक्रिय बालक है, इनएक्टिव बच्चा है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे, जिससे बच्चा जो है व्यस्त रहेगा, वो शैतानी वगैरह भी नहीं करेगा। तो इससे क्या है, बच्चा जो है बच्चे को हम ऐसे कामों में लगा देंगे, उसे मॉनिटर बना देंगे, उससे और काम में लगा देंगे, जिससे वो उसे लगे कि टीचर ने ये हमें काम दिया है तो हमें ये अच्छे से करना चाहिए। तो वो एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे हैं कि पृथक मतलब अलग अलग समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो बच्चे, ये एक क्लासरूम है जिसमें 50 बच्चे हैं, तो क्या सब बच्चे एक ही जगह से आए, नहीं, बल्कि बच्चे जो होते हैं अलग अलग जगहों से आते हैं। तो क्या होते हैं, पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो किस पे आधारित होती है, उनके अभिभावकों, उनके क्या होते हैं, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। किस पे, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उनके परिवेश का जो होता है, जो भी उनके एनवायरनमेंट का क्या होता है असर, प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो यही बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है। आपके क्लासरूम है, ठीक है, आपके प्रिंसिपल हों या कोई भी हो, तो ने क्या है, प्रिंसिपल ने बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 मंद बुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करेंगे, हम ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। तो मंद बुद्धि बालक है, जिन्हें कुछ नहीं ज़्यादा आता है, उनकी बुद्धि जो है ठीक नहीं है, जो अच्छे तरीके से इजी तरीके से नहीं समझ सकते, तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए अलग अलग टेक्निक सीखेंगे। क्योंकि सभी बच्चों को, टीचर जो होता है सभी बच्चों को एक ही टेक्निक से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सभी बच्चों की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वो उनको अलग अलग सिखाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। तो इसका अर्थ है, तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है,
तो इसका अर्थ ये है हमारा कि एक शिक्षक को एक साधन संपन्न होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि एक शिक्षक है, ठीक है, अगर वो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है तो मतलब वो टीचिंग अच्छे से नहीं कर रहा है। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण कौशल उसके गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। उसे अलग-अलग शिक्षण कौशल आना चाहिए। कौन से बच्चे के लिए कौन-सी टेक्निक लगेगी, किस तरीके से वो सीख सकता है। तो इन तरीके से उसको साधन संपन्न होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बच्चों में, कह रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन क्या होता है? प्रभावी होता है। कैसे प्रभावी होगा हमारा संवेगात्मक? तो समायोजन प्रभावी होगा उपयुक्त सभी में। क्या है उसमें? व्यक्तित्व निर्माण भी होता है बच्चों में। कक्षा शिक्षण में अनुशासन। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। कहाँ कहाँ होता है हमारा? व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में होता है और अनुशासन में होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में समायोजन कर लेता है। कोई बालक है, यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे एक बालक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बालक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बालक है, ठीक है, तो वो अगर कक्षा में अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है और समाज में अपने आप को एडजस्ट कर, तो उसके अंदर क्या होगा? सामाजिक गुणों का विकास हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।